चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्लास 11th, यहाँ पर यूनिट 3 है, भू आकृतिक। इसमें चैप्टर 5 है, भू आकृतिक प्रक्रिया है। हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपरपट्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकाश एवं भूपरपट्टी को करने वाले सेलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं, धरातल असमतल क्यों है? सर्वप्रथम भूपरपट्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित होती थी। भूपरपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर अद्भुत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनिक एक्सोजेनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण, वियरिंग डाउन तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का भराव, अधिवृद्धि, तल्लोचन, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्यम अंतर कम होने को तल संतुलन ग्रेडेशन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को समबराबर करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसका व्यापक और सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह सस्टेन में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकर प्राप्त हुआ है तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग या कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही हैं तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने और भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किया जा सकते हैं। अब अगला है हमारा भू आकृतिक प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। भू आकृतिक प्रक्रिया है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना है। आप भू आकृतिक प्रक्रिया
के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू-आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म अंतर्जनित भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले ही इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, वृहत्क्षरण, मास वेस्टिंग, अपरदन एवं निक्षेपण डिपोजिशन बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण, एक्वायर तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू-आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एजेंट एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमवानी, हवा, लहरें और धाराएं इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धरातलों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव स्ट्रेस डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल स्ट्रेस लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझ में आता जाएगा। बिल्कुल भी ध्यान हटा तो समझ में नहीं आएगा। क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अंतर्जनित प्रक्रियाएं ये क्या होती है इसको सुनिए। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रमुख बल स्रोत होती हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्षण, रोटेशनल एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह भूपर्पट्टी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पट्टी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म। अब यहाँ पर सुनिए आप पटल विरूपण को। सभी प्रक्रियाएं जो ऊपरपट्टी को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं।
तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपर्पट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वत पर्वतन पर्वतनी प्रक्रियाएं। धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया है। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप। पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिकी पर्वतनी की प्रक्रिया में भूपर्पट्टी वलय के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीपीय रचना एपिरोजेनी भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रियाओं से भूपर्पट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ज्वालामुखीयता वोल्केनिज्म। सुनिए ज्वालामुखीयता को। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा मैग्मा का भूतल की ओर संचलन या एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखीय स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक तथा पिछले अध्याय के आग्नेय शेल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीयता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीयता और ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। ये आपको देखना है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी टेक्टोनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थों को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बलों को प्रतिबल स्ट्रेस कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल स्ट्रेस धक्का एवं खिंचाव पुश एंड पुल से उत्पन्न होता है। इसे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेसेस, विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल सेलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। अरूपण अब यहाँ पर इस चार्ट को देखिए ध्यान से। आच्छादित प्रक्रियाएं, इनमें प्रक्रियाएं कितने तरह की हैं? अपक्षय, वृहद संचलन, अपर्दन। प्रेरक बल ऊर्जा। अपक्षय में गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब तथा रासायनिक क्रिया है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण बल है। अपर्दन परिवहन में गतिज ऊर्जा है। तो अभी हमने यहाँ से आच्छादित प्रक्रिया उनका प्रेरक बल, ये आपको चार्ट अच्छे से बनाना है। प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या विसर्पण, फिसलन, स्लिपएज होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबल से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलाइजेशन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रिया सामान्यतः कणों गैस के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलय
पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड बॉडी में प्रतिबल का विकास अपक्षय, वृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। क्योंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नाच्छादन डेन्यूडेशन अन्नाच्छादन डेन्यूडेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अन्नाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत, स्ट्रिप ऑफ करना या अनावरण हटाना। अपक्षय, वृहद क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। प्रवाह चित्र 5.1 अभी ऊपर देखा है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार एवं विवरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायुवीय तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलन की आवृत्ति, तुषार, फ्रोस्ट, व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एक मात्र प्रेरक बल क्या होता है? यदि जलवायुवीय कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों की गहनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, संस्तर का भू पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक, खनिज की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता, परमिएबिलिटी या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। यहाँ इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाना है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। विभिन्न प्रकार की सेलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती हैं। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। विभिन्न जलवायुवीय दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेलें भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत करती हैं, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांशतः बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनवगम्य, इम्प्रेसिबल और हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति, फैट्यूग के कारण
सेलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता, यद्यपि मूल रूप से भूप्रपट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भू-आकृतिक प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। कुछ बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय विदरिंग अपक्षय के अंतर्गत तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन, मैकेनिकल एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन, डिकम्पोजिशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, यह एक स्वस्थाने इन सिटू या तत्स्थन ऑन साइट प्रक्रियाएं हैं। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायवीय, स्थानिक, स्थलाकृतिक, वनस्पतिक कारकों द्वारा वातानुकूलित कंडीस कंडीशन्ड होती हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। जो मैंने ऊपर बताया था डायग्राम 5.2 में विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अक्षांश को अंकित कीजिए तथा उनसे प्राप्त विवरण की तुलना कीजिए। यह आपको अच्छे से करना है। अपक्षय प्रक्रियाओं के तीन प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट रासायनिक, सेकंड भौतिक या यांत्रिक, थर्ड जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय की ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। अब रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया को ध्यान से सुनना है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म क्लास्टिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधान अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों प्रोसेस फोर्सेस पर निर्भर करती हैं। यह अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि अत्यधिक ऊपर भार, दबाव एवं अरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टलन द्रवों में वृद्धि, पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण, एक्सपेंशन बल, सूक्ष्म एवं आर्द्रण चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव।
इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग फ्रैक्चर होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने रिलीज के कारण होता है। यह प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत शांति फ्रेट्यूग के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन लोन्स के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं वेजिंग फोन के द्वारा नई सतहों सरफेसेस का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अनावृत एक्सपोज सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर एवं मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा गलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग मैकेनिकली से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। अपस्खलन, इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपस्खलन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। सेल या आधार सेल के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपस्खलन अभारितकरण, अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपस्खलित गुंबद एवं टोर्स क्रमशः अभारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल अनावरण प्रस्तरण एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपरदन एवं वृहद संचलन मास मूवमेंट के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा एवं विविधता प्रमुखतः वनों वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षयी पावर वेदरिंग मेंटल की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपक्षय का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ कि अपक्षय वृहद क्षरण, अपरदन, उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपरदन एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमीनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण, इनरिचमेंट एवं संकेंद्रण, कंसंट्रेशन में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन
के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा सेल बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थ का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रकरण प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। वृहद संचालन, मास मूवमेंट। वृहद संचालन के अंतर्गत वे सभी संचालन आते हैं जिनमें सेलों का वृहद मलबा डेब्रिस गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिसके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन फॉल सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इससे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपक्षयित ढालों पर अपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं वृहद संचालन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि वृहद संचलन अपर्दन के अंदर ही आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों की प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं और तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली सेले भ्रंश तीव्रता से झुके हुए संस्तर खड़े भृंगु या तीव्र ढाल पर्याप्त वर्षा मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की प्रक्रिया के कारण कारक होते हैं, वे इस प्रकार हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने का आधार हटाना। सेकेंड, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। थर्ड, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। फोर्थ, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों के स्नहन ल्यूब्रिकेशन द्वारा उत्पन्न अतिभार। फिफ्थ, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना। सिक्स्थ, भूकंप आना। सेवंथ, विस्फोट या मशीनों का कंपन वाइब्रेशन। एट्थ, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव। नाइन, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। 10, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न तीन रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि, अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह एवं स्खलन। भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृतिक सेलों में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशनल के साथ सेल मलबा की एक कई इकाइयों के फिसलन स्लिपिंग को अवसर्पण
कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा के तीव्र लोटन रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन में खड़े वर्टिकल या प्रलंबी फलक फेस से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। सस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल बृहद के स्खलन को सेल। यहाँ पर जो इमेज दी गई है, जो फोटो दिया गया है, उसको देखिए ध्यान से। भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखलाओं में भूस्खलन का स्कार। स्खलन कहते हैं तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 5.3 जो अभी मैंने बताया डायग्राम तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है। तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनिरंतरता हो के सहारे स्खलन एवं समतलीय पाद के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन फॉल कहलाता है। सेल के पतन सेलों के फलक के उथले स्तर से होता है, जो इसे सेल स्खलन जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होते हैं से अलग करता है। बृहद क्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त एवं क्यों? क्यों मृदा संरक्षण को तीव्र प्रवाह संचलन रैपिड फ्लो मूवमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं? इन सभी का प्रश्न आपको ढूंढना है। हमारे देश में मलबा अवधान एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण पहला हिमालय विवर्तनिकी दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांशतः परतदार सेलों एवं असंगठित एवं अर्धसंगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिकी दृष्टि से अधिक स्थायी स्टेबल है। बहुत कठोर सेलों में निर्मित परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधान अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि उनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृंगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसरण रेंजेस के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्राय सीधे सेल पतन डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण एरोसन एवं डिस्पोसन। अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अवाप्ति एक्यूशन एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार सेलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों फ्रेगमेंट्स में टूटती हैं, तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानें मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं।
इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, बृहत क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। बृहत संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। बृहत संचलन में सेल मलबा, चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत प्रक्रियाओं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि चित्र संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अन्नाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या आप जलवायु के इन तीन नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकते हैं? अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यदि सेलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल क्रस्ट चुनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थों का निक्षेपित डिपोजिट होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग डिप्रेशंस भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तलोच्चन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्यों होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में भू आकृतियां एवं उनका उद्भव इवोल्यूशन में विस्तृत रूप से किया गया है। बृहत संचलन एवं अपर्दन दोनों में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? जो आपने सुना है उसको बार बार सुनिए, तो ये आपको जितने भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें उनके आंसर दिख जाएंगे। क्या सेलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपर्दन संभव हो सकता है? मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आप बता सकते हैं? मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है। यह वृद्धि का भी माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील विकासोन्मुख तत्व। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती हैं तो जैविक क्रियाएं मंद या बंद हो जाती हैं। यदि इसमें
पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण या मृदा जनन पेडोजेनेसिस सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षयी प्रावार अपक्षयी पदार्थों की गहराई की मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम आप अपक्षयित प्रावार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रावार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्न्स की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों पार्टिकल्स को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज अंबार छिद्रमयी एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? यदि नहीं तो क्यों? पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है एवं पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है और पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। मृदा निर्माण के कारक सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा निर्मित होता है। यह कारक है: फर्स्ट मूल पदार्थ सेलें, सेकंड स्थलाकृति, थर्ड जलवायु, फोर्थ जैविक क्रियाएं, फिफ्थ समय। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं और एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु क्लाइमेट। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है। फर्स्ट, प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता व अवधि तथा आर्द्रता। सेकंड, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ सेलें, पेरेंट मटेरियल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक हैं। मूल सेल कोई भी स्वास्थ्य इन सिटू या उसी स्थान पर अपक्षयित सेल मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहनकृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा अनावरण आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल एवं सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन, यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों लाइम स्टोन एरियाज में भी जहाँ अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट या विचित्र पेक्यूलायर होती हैं, मिट्टियाँ मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं। स्थलाकृतियाँ उच्चावच। टोपोग्राफी। मूल मूल सेल की भांति मूल सेल की भांति स्थलाकृतियाँ भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृतियाँ मूल पदार्थ के आच्छादन
अनावृत अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं तथा स्थलाकृति, धरातलीय एवं उपसतही अपवह की प्रक्रियाओं को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती हैं। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली, थिन तथा सपाट, उच्च क्षेत्रों में गहरी, मोटी, थिक होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिश्रवण पेरकोलेशन अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, क्ले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थों के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वनस्पति अनावरण एवं जीव को मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरियल एवं मृदा के जीव हवा में गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले लेग्यूमिनस पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान होस्ट पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक, रोडेंट्स इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर से नीचे करते रहते हैं। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर में निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। काला अवधि टाइम समय मृदा निर्माण में काला अवधि समय तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता और उसके पार्श्विक प्रोफाइल का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती हैं। थोड़े समय पहले रिसेंटली निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी तिल से विकसित मृदाएं तरुण युवा यंग मानी जाती है तथा उनमें संस्तर होरिजन का अभाव होता है अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है। संपूर्ण परिक्षेप में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट स्पेसिफिक कालावधि नहीं है। क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रक कारकों को अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्यों माने जाते हैं?
अब जो ये अभ्यास है, इसमें जितने प्रश्न हैं ये आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और जो सॉल्व नहीं हुए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो ये मैंने अभी पढ़ के बताया है, ये रीडिंग है सिर्फ, और ये रीडिंग सुनने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और भी जो आपको कुछ जियोग्राफी भूगोल में पूछना है तो उसके लिए वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिए।